सागर नीला है आसमां, कितने सुहाने ये द्वीप अंडमान। जी हाँ दर्शकों, खूबसूरत सा तो है हमारा अंडमान और साथ ही साथ चार चांद लगाने नीली सागर में खड़ा है हमारा नालंदा जहाज। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक मुलाकात कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे यंगेस्ट कैप्टन से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने समंदर को अपना आशियाना और लहरों को अपना साथी बनाया, और वो है नालंदा जहाज के कैप्टन मिस्टर विनीत कुमार। कैप्टन विनीत, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, थैंक यू। आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने श्रोताओं को और दूरदर्शन के सभी चाहने वाले और देखने वालों को मेरी तरफ से उनको भी प्रणाम करता हूं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि आप मुझे इस लायक समझे कि आप मुझे दो शब्द बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है। कैप्टन विनीत, मैं इस बात की बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि आपके सहयोग और योगदान से आज सिंधु और नालंदा जहाज हमारे द्वीपवासियों को एक बेहतरीन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। तो आप इस बात को लेकर अपने आप में कितना गौरव महसूस कर रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। गौरव की बात तो है, और इसके लिए मैं सबसे पहले बधाइयाँ देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया कि यस, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी। द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिया जॉब का, इस जहाज़ को चलाने की जिम्मेदारी, हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन, द डायरेक्टेड शिपिंग और DSS हमारे, तो इन सब का मैं धन्यवाद देता हूँ। जो कि मेरा एक्सपीरियंस एज अ मास्टर ऑन ए पैसेंजर शिप, सिंधु मेरा पहला जहाज़ था। बस उन्होंने अपना भरोसा दिखाया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये चीज़ करके दिखा सकता हूँ, तो उस बात की मुझे खुशी है। जी बिल्कुल। कैप्टन विनीत, हाल ही में नालंदा के साथ हुए कुछ अनुभव हमारे साथ साझा करिए। मैं सर्विस सबसे पहले सिंधु जहाज जब इंडक्शन हुआ और उसे इनिशियली कुछ कठिनाइयाँ हो रही थी जहाज को मैन्यूरिंग में चलाने में, और उसके बाद मैं आया और उस जहाज पे मैंने लगभग 1 साल से ज़्यादा सर्विस दिया मैंने उस जहाज पर। और उसके बाद मैं नालंदा पे आया हूँ। नालंदा पे मुझे अभी 1.5 महीने हो रहे हैं, 1.5 मंथ्स हुए हैं अभी। और तब से मैं जहाज चलाना, और दिस इज़ माई ड्यूटी एंड मैं सर्विस दे रहा हूँ फॉर द आइलैंडर्स। तो मैं बस अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। कैप्टन विनीत, अब ये बताइएगा कि नालंदा जहाज अन्य जहाज़ों से कितना अलग है, इसकी विशेषताएं क्या है, और कैपेसिटी के बारे में भी बताइएगा, और साथ ही साथ इसके जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइएगा। सिंधु और नालंदा जहाज दोनों बिल्कुल ही नया टेक्नोलॉजी का जहाज है, और ये कोचीन शिपयार्ड का वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग और डिज़ाइन है। और सिंधु 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है, नालंदा 2022। और अगर आप इसके तुलना बाकी जहाज से करें तो इसके जो प्रोपल्शन सिस्टम है सिर्फ उसमें चेंजेस है इस जहाज का। जैसे बाकी जहाज पे आपका नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोपल्शन सिस्टम होता है, इसके बारे में कई लोगों ने और मुझसे पहले भी मास्टर्स और कैप्टन सब ने इसको बता दिया गया है कि क्या सिस्टम है। मैं दोबारा उसको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों को पहले से पता है चीज़, क्योंकि ये इंटरव्यूज और इसके बारे में इंडक्शन सेरेमनी में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। तो बेसिकली इसका जो प्रोपल्सन सिस्टम है, जो थ्रस्ट सिस्टम है, यहाँ पर हमारा एक्सपेलर्स है, अज़ीमुथ थ्रस्टर्स बोलते हैं, एक्सपेलर्स बोलते हैं। और उसके वजह से जहाज पे जो मैन्यूवरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, जो जहाज की काबिलियत है, वो बढ़ जाती है। तो हमको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाता है जहाज को ज़्यादा बेटर मैन्यूवरिंग करने में। और अदर वेसल्स में क्या होता है, आपके पीछे प्रोपेलर्स होते हैं, वो पानी में थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और डायरेक्शन चेंज करने के लिए रडर्स होते हैं जो पानी को पीछे काटते हैं तो हमारा जहाज मूव करना है। वो चीज़ इस जहाज पे नहीं है। हमारा जो एक्सपेलर है वो खुद में ही 360 डिग्री पूरा घूम जाता है। ये फ़र्क है बाकी अलग जहाज़ों से, ये बेसिक फ़र्क है। वैसे काफ़ी चेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन ये रिमार्केबल जो कि मेन चीज़ है, यही चेंजेस है। सर, ये कितना एडवांस्ड है? एडवांस तो मतलब बाकी जैसे जो जहाज होते हैं तो इसमें टेक्नोलॉजीज काफ़ी एडवांस, जैसे आपका थ्रस्टर सिस्टम जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन दिया है, तो क्यों दिया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में आपके वाइब्रेशंस कम होते हैं, तो जो पैसेंजर्स को स्मूथ सेलिंग विदाउट हैजल फ्री वो चीज़ का फीलिंग होता है कि यहाँ पर आपको बहुत कंफर्ट आता है। तो वो थ्रस्टर देने का मेन रीज़न ये है इसमें। और हमारे पास एक फिन स्टेबलाइजर है। फिन स्टेबलाइजर जो होता है कि विंग जैसे पंख निकल जाते हैं,
तो सेंटर पार्ट ऑफ द जहाज पे जो बीच में 2 विंग्स बाहर निकलते हैं, उसको फिन स्टेबलाइजर्स बोलते हैं। बैड वेदर पे हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो हमारे जहाज पे रोलिंग जो ऐसा रोल होता है उसको काउंटर एक्ट करता है, उसको कम करता है। तो ये भी एक वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का पार्ट है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। दर्शकों, अब हम आ गए हैं व्हील हाउस के अंदर। देखिए, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को हमें मिल रही है। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैप्टन विनीत, निकोबार में बर्थिंग करना हम सब के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं फिर से वही बोल दोहराता हूँ कि मुझे आइलैंड्स को सर्व करना है और मुझे जो टास्क मिला था, जैसे हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से कि हमें निकोबार जाना है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर जहाज़ नहीं गया था। तो कनेक्टिविटी, जैसे सबको पता है कि हमारे आइलैंड का बेसिक जो कनेक्टिविटी है, मेन कनेक्टिविटी आप मान सकते हैं शिपिंग ही है। तो उनको एसेंशियल सर्विस देना हमारा शिपिंग का प्रथम कर्तव्य बनता है। तो जब मुझे ये अवसर मिला तो मैंने बोला ठीक है, हम जाएंगे। हाँ, हालांकि इससे पहले इस टाइप के डिज़ाइन, इससे पहले कई जहाज़ वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जहाज़ लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है और इसको मैं अचीवमेंट नहीं मानता हूँ। दिस इज़ नॉट अचीवमेंट। जहाज़ बनाए है बर्थ पे जाने के लिए, और हम वर्ल्ड वाइड जब सेलिंग करते हैं तो हर पोर्ट में हम पहली बार ही जाते हैं। तो अगर आप इफ़ यू नो, आपको पता है जहाज़ कैसे चलाया जाता है, तो आप किसी भी बर्थ पे जाएंगे। तो पहली बार तो अचीवमेंट नहीं है, मैंने अपना सर्विस वहाँ पर दिया है। बट किसी बर्थ पे जाने से पहले हमें ये देखना होता है कि उस जहाँ वहाँ पर ड्राफ्ट रेस्ट्रिक्शंस, बर्थ काफ़ी हमारे जहाज़ के लेंथ के हिसाब से है। हाँ, वहाँ का बर्थ थोड़ा सा हमारे जहाज़ के हिसाब से छोटा है, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज था। लेकिन मुझे ज़्यादा चैलेंज इस बात का मिल गया, जब हम वहाँ अप्रोच करें तो वेदर बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। विंड स्पीड, मैंने काफ़ी बार बोला कि 50 नॉट के ऊपर गस्टिंग विंड्स चल रहे थे। तो हमने वहाँ पर वेट किया। वेट करने के बाद विंड जब हमारा 20 to 30 नॉट्स आया, उस विंड स्पीड में मैंने जहाज को बर्थ कराया। इट वाज रियली चैलेंजिंग। हाँ, तो उस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैंने उसको करके दिखाया। इट वाज नाइस। और पहली सबसे ज़्यादा वहाँ के जो ट्राइबल काउंसिल है और वहाँ के जो प्यारे लोग हैं, मुझे इतना ज़्यादा वार्म वेलकम वहाँ मिला जो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने उस चीज़ को उम्मीद नहीं किया था। उसके लिए मैं आज भी उनका आभारी हूँ। EHL है, उन्होंने जो वेलकम किया और अपनी खुशी जागृत की मेरे लिए, तो मुझे लगा कि मैंने जो मेहनत किया वो मेरी मेहनत रंग लाई, वो जाया नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी कैप्टन विनीत, अगर मैं आपके कार्यकाल के बारे में पूछना चाहूँ तो आप कितने सालों से बतौर कैप्टन के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, इस बारे में बताइएगा। जी, एज ए कैप्टन मैं 2020 से एज ए मास्टर एज ए कैप्टन सेल कर रहा हूँ। और इससे पहले अगर बात करें तो पैसेंजर जहाज में सिंधु एज ए कैप्टन मेरा पहला जहाज था। पहला जहाज पैसेंजर जहाज का एज अ सिंधु है। और मेरा जो क्वालिफिकेशन क्लियर एज अ मास्टर 2018 में हुआ। जी, उससे अगर पहले जाएं तो अगर मैं पूरे ट्रेनिंग काल का बात करूं तो मैंने अपना ट्रेनिंग 2007-8 से शुरुआत किया था और 2018 में मैं जो शिपिंग पे जो उच्चतम स्थान है कैप्टन का, मैंने उत्तीर्ण की। जी कैप्टन विनीत, आपने इस शिपिंग लाइन को ही क्यों चुना, इसके पीछे क्या कारण है? शिपिंग लाइन को क्यों चुना, एक्चुअली इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। शिपिंग लाइन को मैंने अगर सही मायने में बोला जाए तो मैंने चुना नहीं है। अच्छा। ये चुन गया अपने आप। क्योंकि शिपिंग, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि मैं हालांकि अंडमान में ही बड़ा हुआ हूँ, बेसिक पूरा पढ़ाई बचपन से यहीं रहा हूँ। 30 साल हो गए मुझे अंडमान में। लेकिन जब तक मेरे स्कूल के दिन थे और कॉलेजेस के दिन तक मैंने शिप रूट से कभी ट्रैवल भी नहीं किया था। ये हमेशा बस रूट से ट्रैवल किया और शिप रूट एज ए पैसेंजर भी मैंने नहीं ट्रैवल किया। और जैसे कि मैं जब अपना 12वीं क्लास उत्तीर्ण किया तो मुझे डिग्री के भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीट मिले थे। मैंने उसे छोड़ा क्योंकि मेरे जहन में ये था कि सब इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, मैं भी वहाँ जाकर भीड़ क्यों लगाऊँ। मुझे ये था कि जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए, कोई वो हर दिन इंटेंशन होता है। तो उसलिए मेरा चॉइस अगर आप पूछे तो मेरा चॉइस था JBT, टीचर बनने का मुझे बहुत शौक था। क्योंकि जल्द से जल्द नौकरी मिल जाएंगे, सेट हो जाएंगे और परिवार को मुझे सहयोग देना है। मुझे परिवार के सहयोग से जल्द नौकरी चाहिए। लेकिन किसी कारणवश नहीं मिला क्योंकि हमारे मार्क्स थोड़े कम थे। और फिर ये हमारा शिपिंग जो फील्ड है पहली बार अंडमान में स्टार्ट हुआ। तो मैं दूसरे बैच का हूँ। हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, वहाँ पर 2006 से स्टार्ट हुआ था। मैं 2007 का 6 और 7 के बैच से हूँ। तो इस पे आए, जो कि मुझे इसका आइडिया नहीं था। आने के बाद शिपिंग लाइन क्या होता है ये पता चला, तो वहाँ से हमारा शुरुआत हुआ शिपिंग इंडस्ट्री का। तो मैंने इसको चूज़ नहीं किया, हो गया बस। कहा जाए तो ये किस्मत की बात है। किस्मत की बात है। तो मैं
लोगों को, और आजकल बच्चों भी जो मुझसे कोई बात करते हैं तो मैं ये पूछता हूँ, बेटा काबिल बनो, कामयाबी अपने आप आएगी। तो ये नहीं है कि आप मुझे शिपिंग लाइन में बॉर्न नेविगेटर या बॉर्न नेविगेटर वो नहीं हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे जिस फील्ड में दिया जाएगा आई विल डू माई बेस्ट। और ये काबिलियत हर इंसान के अंदर होनी चाहिए कि आप पहले से सोच के मुझे ये करना है। कई लोग सोच के करते नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अपने अंदर की काबिलियत को नहीं जानते। तो हर इंसान काबिल होता है, आपको अपनी काबिलियत पहचानना है। आप जो भी करें अपना बेस्ट करें डेफिनेटली। जी हाँ, ये संदेश जो है हमारे दर्शकों को आपने बहुत ही अच्छा दिया। कैप्टन विनीत, क्या समुद्री जहाज के माध्यम अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी सेवाएं प्रदान की है? जी बिल्कुल। मैं 2011 तक अंडमान में सर्विस दिया। 2018 मतलब मेरा बेसिक जो ट्रेनिंग है शिप पे जो होता है हमारा कैडेटशिप, पहले बीएससी नॉटिकल साइंस क्लियर करना होता है। जो मैं ट्रेनिंग का प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ, कॉलेज पीसीएम आपको बेसिक साइंस से मतलब साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास करना है। उसके बाद आप +2 के बाद कैडेटशिप करते हैं, उसके बाद बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं। ये होने के बाद आपको कॉम्पिटेंसी एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। हाँ, वो एग्ज़ाम्स आपको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता यहाँ है वहाँ से आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको जहाज़ पे जो सर्विस होता है, तो मुझे पहला सर्विस मैं यहाँ पर निकोबार जहाज़ जो पहले चल रहा था, तो 2011 में मैं एज अ सेकंड ऑफिसर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत उसमें मैं जॉब कर रहा था। तो मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया शिपिंग लाइन में तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो कि बहुत गर्व की बात है। और उसके बाद मैंने अपना सेवा काफ़ी सारे कंपनीज़ में, फॉरेन कंपनीज़ में काम किया हूँ। और जब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, संघर्ष आते हैं, तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं। और मेरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। और पहले मैं सोचता था मुझे इतने संघर्ष क्यों मिलते हैं, लेकिन आपको बाद में ये चीज़ पता चलता है संघर्ष से आदमी और खरा उतरता है, आगे बढ़ता है। तो मैं जब स्ट्रगल किया जहाज, मतलब देखिए नौकरी किसी फील्ड में पाना इतना आसान नहीं होता है, ये चीज़ हमारे यहाँ पर भी लागू होता है। तो संघर्ष से मुझे फॉरेन कंपनीज मिलने शुरू हुई और 2011 से 2019 तक मैं कई फॉरेन कंपनी से काम किया हूँ। और अगर आप वर्ल्ड वाइड बोलें कि आप कितने देशों को देखे हैं, तो मैंने काफ़ी देश देखे। आप बोलते हैं जितने महासागर हैं, जितने सागर हैं, जैसे ऑल ओशंस, ऑल सीज एंड ऑल द रिवर्स मैंने ट्रांजिट कर लिया। तो अगर आप बोलेंगे गिनती अगर से बताइए तो काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ अपना एक्सपीरियंस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, मैं फर्स्ट जब फॉरेन शिप में गया होता है, हर चीज़ लगता है कि हाँ वो यादगार हो जाता है। तो मेरा जो पहला पोर्ट था वो लंदन डेयरी था, बेलफास्ट और लंदन डेयरी। मैं मुंबई से स्टार्ट किया था ज्वाइनिंग के लिए, वहाँ से फ्लाई किया। हमारा ज्वाइनिंग जब होता है तो लंदन में पहुँचा, वहाँ से मैंने आईडी टाइड, मेरा पहला जहाज़, वो हमेशा सबको अपना पहला नौकरी याद रहता है फॉरेन की। तो आईडी टाइड हमारा पहला जहाज़ था जो कि हांगकांग ओनर्स थे, और लंदन से मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर हमने कोल डिस्चार्ज किया, फिर वहाँ से बेलफास्ट गए, वहाँ से आयरन ओर लोड किए। और जो पहला ही सेलिंग था मेरा 40 दिन का सेलिंग था। मतलब पहले ही सेलिंग में मैंने ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न साइड कवर कर लिया ग्लोब का। लंदन डेयरी से निकले, बे ऑफ बिस्की जो सबसे तूफ़ानी और हमेशा हल्का रहता 12 महीना, वो बिस्की को मैंने क्रॉस किया। फिर पूरा मेडिटेरियन सी, रेड सी होते हुए और डिस्चार्जिंग हम आए इंडिया, चेन्नई में डिस्चार्ज किया। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस पहला जहाज़ का था। जी कैप्टन विनीत, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि व्यावसायिक यात्रा के दौरान कुछ यादगार अनुभव हमारे साथ साझा कीजिएगा। जब यादगार की बातें करें तो जब आप शिपिंग में आते हैं तो हम एक सिविल लाइफ से शिपिंग में आते हैं। आप पहले दिन से शिप पे पैर रख दें, उस दिन से हर चीज़ आपको नया लगता है, क्योंकि ये अलग ही दुनिया है। तो आप समझ लीजिए कि हर दिन एक नया यादगार ही है, क्योंकि हर चीज़ आपके साथ पहली बार हो रहा है। पहला बार जहाज़ देखना, पहला बार जहाज़ के साथ सेल करना। तो ऐसे यादगार तो बहुत सारे हैं। उसमें अगर कुछ चुनिंदा जो ना, क्योंकि चुनिंदा तो बहुत से हैं, लेकिन जैसे मैं बहुत सारे कंट्रीज़ में, बहुत सारे देशों में घूमा, तो देशों में हम बाहर भी जाते थे। हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के कल्चर देखना, वहाँ के घर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी है सब बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब, क्योंकि शिपिंग एक नाम ही है कि हमको वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, पूरे दुनिया को देखने का मौका मिलता है। ये एक्चुअली शिपिंग का एक वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज है। इस फील्ड को लोग प्रोफेशन को चुनते भी हैं कई लोग, यही इस चीज़ सोचिए कि मुझे दुनिया घूमने मिलेगा और साथ में पैसे कमाने मिल रहे हैं। तो ये काफ़ी नॉर्मल आंसर है लोगों का कि फील्ड को आपने क्यों चुना है, तो ये चीज़ है। तो ऐसे तो मैंने कई कंट्रीज़ देखा है। मैंने साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ देखे हैं, वियतनाम गया हूँ। वहाँ के जो पहाड़ हैं, जब हम रोते तो पहाड़ पानी के ऊपर अजीब से लगते हैं, वो है यादगार।
हम इंडोनेशिया गए हैं। फिर आप अगर यूरोपियन कंट्री से बात करेंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, इतनी प्यारी कंट्री, साफ़ सुथरी। फिर और यादगार की बात करें, जैसे हम किताबों में पढ़ते थे कि भाई 6 महीने दिन होते हैं, 6 महीने रात होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट बार नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया गया, मुरमंस्क, ये लगभग 70 डिग्री लैटिट्यूड पे है। तो वो चीज़ मैंने अनुभव किया है, 6 महीने दिन, 6 महीने रात। तो हम 6 दिन समर में गए थे, तो रात नहीं हुई 6 दिन। अच्छा। हाँ, हमने लोडिंग किया वहाँ पर ग्रेन लोडिंग करके हम नीचे आए। तो वो जो अनुभव है वो बिल्कुल अलग है कि हाँ, कि हॉरिज़ॉन पे सन नीचे जा रहा है, फिर वापस डे ब्रेक हो जा रहा है। तो वो एक अलग यादगार है। चुनिंदा है जो आपने शेयर किया। जी, जी, जी। चलिए, कैप्टन विनीत, ये तो बात हो गई आपके व्यावसायिक जीवन के बारे में। अब मैं आपसे आपके निजी जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, इस बारे में बताइएगा। निजी जीवन, मेरा जन्म हुआ है जौनपुर यूपी, वहाँ पर हमारा जन्म हुआ है। और पिताजी अंडमान आए कार्य के सिलसिले में। तो उसके बाद हमारे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अपना अभी रिटायरमेंट हो गए हैं, तो हम भी उनके साथ आए। तो हमारी जो शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा होती है, पहली क्लास से लेकर और आज तक हम अंडमान में ही हैं। तो पहली शिक्षा, जो पहला स्कूल था हमारा गवर्नमेंट स्कूल सबरी जंक्शन रंगत में। उसके बाद मैं नवोदय से पास आउट किया था। तो मैंने अपने जीवन में 2 ही स्कूल देखे हैं। तो हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा, आप ये 2 स्कूल को मान के चल सकते हैं। जी बिल्कुल। कैप्टन विनीत, शौक तो होंगे आपके बहुत सारे। मैं जानना चाहूंगी कि आपके शौक क्या-क्या है? इस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं। शौक तो मैं अपने आप को व्यस्त रखना काफ़ी पसंद करता हूँ। और इस सिलसिले में मैं हर प्रकार के कार्य को, जो कि मैं कभी मैंने जो किया नहीं, और हर चीज़ को खुद से करने की कोशिश करता हूँ। तो शौक मेरे मैकेनिकल साइड, ये चीज़ जैसे घर के, मैं इससे एक लेसन भी मैं दुनिया को ये बताना चाहता हूँ कि इंसान को सब कुछ पता होता है, लेकिन लोग प्रैक्टिकल नहीं होते अपनी लाइफ में। अगर आप जो भी नॉलेज, हम लोग बेसिक साइंस भी पढ़ते हैं, आप देखिए कोई इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज़ नहीं लाता है। आपको मालूम है करंट के 2 वायर जोड़ने से फ़ैन चलता है, लेकिन कोई वायरिंग खुद नहीं करता है। हाँ, तो ये हो जाते हैं। तो मेरे अंदर ये शायद काबिलियत है कि मैं हर चीज़ को प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। मेरे घर पे कुछ भी होता है तो मैं वहाँ से छोटी-छोटी चीज़ें शुरुआत करता हूँ। तो एक तरह से मेरा शौक ही हो गया। कुछ खराब हुआ तो पहले खुद कोशिश करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। शौक तो आपके बहुत अलग है। जी। और हाल ही फिलहाल में जब मुझे लगा कि अब आगे, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए मैं नेक्स्ट एम्बिशंस के लिए होल्ड पे हूँ, तो अभी मैं थोड़ा फ्लूट और बाँसुरी, इस चीज़ को ध्यान दे रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए। जी। अपने आप को आप बिज़ी रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप मूल रूप से अंडमान के निवासी हैं, तो आपके परिवार में कौन-कौन है? मेरे परिवार में मेरे माताजी हैं, पिताजी हैं, और हम कुल 4 भाई-बहन हैं। हमारे 2 सिस्टर हैं और मुझे मिला के 2 भाई हैं। और अब मेरे घर पे मेरी वाइफ़ है और मेरी एक प्यारी सी बेटी है। जी। आप अपने व्यावसायिक जीवन और निजी जीवन को किस तरह से बैलेंस करते हैं? क्योंकि होता है ना कि जब आप शिप से उतर कर घर पर जाएँ तो एक खुशहाली आ जाती है, और जब आप घर छोड़कर फिर शिप पर आते हैं तो उदासी सी छा जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बैलेंस किस तरह से आप कर पाते हैं? उनको कैसे खुश रख पाते हैं? मैं मानता हूँ ये ऐसे जो सिर्फ शिपिंग में नहीं है, हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पे भी जाते हैं, वो भी घर से दूर रहते हैं। और आज का ज़माना ऐसा आ गया कि अगर आपको जीवन में काम करना है, तो आपको घर से दूर ही रहना पड़ता है। तो ये लगभग हर व्यवसाय में और हर नौकरी में यही हाल है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है, और जब आप इस प्रोफ़ेशन को चुने हो तो आपको पहले से पता है कि ये होने वाला है और ऐसा फ़ील्ड है। और इसके लिए जब आपके परिवार लोगों को भी, जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है, तो उतना ही कंट्रीब्यूशन हमारे परिवार लोगों का, क्योंकि वो भी दिमागी तौर से तैयार रहते हैं कि हम 6 महीने नहीं आने वाले हैं। तो कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से होता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। कैप्टन विनीत, अगर कोई व्यक्ति आप जैसा सक्सेस बनना चाहे तो आप उनको मूल मंत्र क्या देंगे? किस तरह की एडवाइस देंगे? मेरे जैसा सक्सेस, मुझे नहीं लगता मैं इतना बड़ा सक्सेसफुल हूँ। अभी तो शुरुआत हुआ है। अभी ये कोई पड़ाव नहीं आया जहाँ पर मैं ठहर जाऊँ। ये अभी तो शुरुआत है। मुझे अभी चाँद को छूना है। अगर मुझे जब मौका मिले और भी कुछ सुविधाएँ देने का और कुछ सर्विस, और मैं अपने देश के लिए और कुछ कर सकूँ, तो मैं हमेशा तत्पर हूँ कि मैं और पढ़ूँ और कुछ आगे बढ़ सकता हूँ, और मुझे कोई और बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर सके तो उस सर्विस देने के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम? युवाओं को मैं एक ही संदेश देता हूँ कि अपने आप को कभी कम मत समझिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। भगवान ने हाथों की लकीरें देखी, सबका अलग बना के रखा है। तो आप कैसे समझ सकते हैं आप किसी से कम हैं? अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए, और
मेहनत और लगन, जो कि मूल मंत्र तो हर लोग बोलते हैं, लेकिन मैं अभी जैसे बोला, लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। प्रवचन देना, सबको बोलना और हर जानकारी सबके पास है, लेकिन उस चीज़ को अपना के जीवन में कोई रहता नहीं है। इसलिए अपना वैल्यू, जैसे मैं बोलता हूँ, आपको अपने इस काबिल बनिए। जैसे एक नोट का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपके पास 2000 का नोट है, उसकी अहमियत है, तो आप भी अपनी अहमियत बनाइए। 2000 का नोट जहाँ भी जाए, मुड़ा रहे, फटा रहे, गला रहे, लेकिन उसका वैल्यू 2000 ही रहेगा। तो वो जो आपकी अहमियत है, वो आप वैसा बना के रखिए। आप जिस फील्ड में जाए, जहाँ भी जाएँ, आपकी वैल्यू कम नहीं होगी। तो आप उस अपने आप को काबिल बना के रखिए। भविष्य में शिपिंग लाइन की क्या संभावनाएं हैं? शिपिंग लाइन जो हमारा है, इसमें फ्यूचर तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है वो 70% ऑफ वाटर है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70% पानी ज़्यादा है कि 30% लैंड, ज़मीन। तो 30% से हैवी हमेशा 70% ज़्यादा है। और ये चीज़ सबको मालूम है कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये शिपिंग रूट से ही होती है। तो मेजर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज शिपिंग लाइन में थी और आज भी है, लेकिन एक्सपोजर की कमी है। लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। शिपिंग जहाज चलाना ही एक जॉब नहीं है। शिपिंग रिलेटेड, कार्गो रिलेटेड बहुत सारे शोर जॉब्स भी हैं। आप वहाँ भी पढ़ के उस फील्ड में भी आ सकते हैं। तो इट विल कंट्रीब्यूट टू शिपिंग लाइन। अगर शिपिंग रिलेटेड अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, अंडमान देखिए चारों तरफ से सिर्फ पानी से घिरा हुआ है, तो यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी हैं। अंडमान के बाहर आप जाना चाहें तो हमारा जो भारतवर्ष है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया अगर आप देखें भारतवर्ष, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ 3 वेज से हैं। तो आपको अगेन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इंडिया अगर देखें, भारतवर्ष, और ग्लोबल देखें, ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप कोई भी युवा अगर आना चाहे, प्रॉपर नॉलेज लेके, इसके फील्ड्स के जानकारी लेके इसमें आ सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ और दरवाजे खुले हुए हैं। कैप्टन विनीत, अब आखिर में हमारी जो युवा पीढ़ी है, आकांक्षी उम्मीदवारों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी सुनने वाले और देखने वाले दर्शकों को, हर व्यक्ति को अगर देखा जाए तो मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो देश है, इसके उन्नति में आपको सहयोग करना है, तो आप अपने फील्ड में जो भी कर रहे हैं बेस्ट करिए। वो अपने आप में ही, जैसे मैं, एक कहावत है कि अगर आपको अपने देश को विकसित बनाना है तो पहले आप अपने घर को विकसित करिए। घर से शुरुआत होता है, लोगों से मिलकर देश बनता है। तो अब घर आपका अच्छा हुआ तो आपको गांव अच्छा हुआ, आपका गांव अच्छा है तो फिर आपका शहर अच्छा है, शहर अच्छा है तो डेफिनेटली देश अपने आप अच्छा हुआ, अब पूरा देश अच्छा हुआ तो पूरा विश्व अच्छा हो जाता है। तो ये मैं बोलता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम यंग जनरेशन से, हम अभी यंग हैं, तो हमारे पूर्वज लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, काम किया, अब हमको इसको आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले तो कंजर्वेशन, जो अभी मुद्दा चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, हम हमेशा एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करना है। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि आप जितने भी नेचुरल और हमारे रिसोर्सेज उसको कंजर्व करिए, वेस्ट मत करिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा दे के जाएं। कैप्टन विनीत, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा संदेश दिया। तो दर्शकों, चलते चलते 4 पंक्तियां कैप्टन विनीत के नाम। जिनके हौसले बुलंदियों को छू जाते हैं, जिनके हौसले बुलंदियों को छू जाते हैं, वे अक्सर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर जाते हैं। कैप्टन विनीत, आप इस कार्यक्रम में आए और हमारे दर्शकों को बहुत सारी अच्छी जानकारियां दी अपने बारे में और इस नालंदा जहाज के बारे में। हम आशा करते हैं कि हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं वो इस कार्यक्रम को जरूर पसंद करेंगे। कार्यक्रम में आने के लिए हम अपने पूरी दूरदर्शन की टीम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप भी कैप्टन विनीत की तरह अपने हौसले को बुलंद रखें, मेहनत और लगन से अपने कार्य को करें, फिर देखिए आपकी कामयाबी को सीढ़ियां चढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।